हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है साइकोलॉजी की और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी के मोस्ट 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है इस बैच के बारे में जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। उसके बाद हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मिशन HPSSC। इसका ये मतलब है कि जितने भी एग्ज़ाम आपके HPSSC के अंडर आते हैं उन सभी एग्ज़ाम को जो है वो नीव इंस्टीट्यूट टारगेट करता है। और फिलहाल में जो यहाँ बैच चलाया जा रहा है वो चलाया जा रहा है HP टैट का। टैट यानी कि मेडिकल के लिए, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के लिए। तो उन सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है उन्हें क्या करना है। उन्हें सिंपली जो है वो गूगल प्ले स्टोर पे जाना है। वहाँ पे जाके नीव इंस्टीट्यूट की जो एप्लीकेशन है उसे इंस्टॉल करना है। जब आप नीव इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे उसके बाद मैं यहाँ नंबर लिख रही हूँ 9459802085। इस नंबर पर जब आप कॉल करोगे तो आपको जो है वो बैच में एनरोल कर लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसके बेनिफिट्स क्या हैं, यानी कि आप इसी बैच को क्यों ज्वाइन करें, यानी नीव इंस्टीट्यूट को ही आप क्यों चुने। तो इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जैसे फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 1 वीक डेमो फ्री। यहाँ पे आपको 1 वीक का जो है वो डेमो फ्री दिया जाएगा। डेली क्लासेस होंगी, वीकली टेस्ट और क्यूजेस होते हैं, साथ में यहाँ डाउट सेशन भी रखे जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसका फी स्ट्रक्चर कितना है। अगर मैं इसके फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे इसका फी स्ट्रक्चर रखा गया है 1999, यानी 2000 रुपये के अंदर यहाँ पे आपको ये जो HP टैट का बैच है वो देखने को मिलेगा। इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि यहाँ पर 20% डिस्काउंट मिलेगा BPL स्टूडेंट के लिए, यानी वो बच्चे या वो स्टूडेंट जो कि BPL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें यहाँ पर जो है वो 20% डिस्काउंट दिया जाएगा जो भी ये फी स्ट्रक्चर है। तो ये तो बात हो गई हमारे बैच की जो यहाँ पे स्टार्ट किया गया है, साथ में इसके फी स्ट्रक्चर की। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको फिलहाल 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे हु डिफाइंड साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने परिभाषित किया, यानी कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा। ऑप्शन ए है विलियम्स जेम्स एंड विलियम वुंट, ऑप्शन बी है पिल्सबर्ग, ऑप्शन सी है वॉटसन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर ए का जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विलियम जेम्स एंड विलियम वुंट। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे हु गेव द डेफिनेशन दैट एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। ये परिभाषा किसने दी कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध अध्यापन और अधिगम से है। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सी है पील, ऑप्शन डी है वॉटसन। तो ये जो परिभाषा दी थी कि जो हमारे पास एजुकेशन साइकोलॉजी है वो एक तरह की ब्रांच है किसकी, जो संबंध रखती है अध्यापन और अधिगम से, टीचिंग एंड लर्निंग से। तो ये बात कही गई थी स्किनर के द्वारा, यानी यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर द की फैक्टर इन अ एजुकेशनल प्रोसेस, यानी कि जो शैक्षिक प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से कारक होते हैं। जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से कारक होते हैं। ऑप्शन ए है प्यूपल एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी छात्र व अधिगम अनुभव, ऑप्शन बी है अधिगम प्रक्रिया तथा वातावरण, ऑप्शन सी है अध्यापक और ऑप्शन डी है आपके पास ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर जो है हमारे पास जब शैक्षिक प्रक्रिया होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, तो इसमें ऊपर के जितने भी फैक्टर हैं यानी ऑप्शन ए बी सी ये सभी आ जाते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द फर्टिलाइज्ड एग कॉल्ड। जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं यानी निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है जाइगोट, ऑप्शन बी है स्पर्मेटोजा, ऑप्शन सी है साइटोप्लाज्म, ऑप्शन डी है क्रोमोसोम। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइज एग होते हैं यानी निषेचित अंडे होते हैं उन्हें कहा जाता है युग्मज यानी जाइगोट। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी जाइगोट। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाउ मैनी पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर देयर इन फर्टिलाइज ओव्यूम, यानी निषेचित अंडे में गुणसूत्र में कितने जोड़े होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 4200, ऑप्शन बी है 46 पेयर, ऑप्शन सी है 23 पेयर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द दीज। तो आपको पता है जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं। टोटल हमारे पास होते हैं 46, और जो पेयर में होते हैं वो 23 होते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक, यानी अनुवांशिकता या अनुवांशिक के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मेंडल, ऑप्शन बी है लेमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है वाइसमैन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि अनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ करेक्ट हो जाएगा, दैट इज मेंडल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ये किसने कहा कि जो हमारे पास चिल्ड्रन होते हैं कंस्ट्रक्ट देयर ओन अंडरस्टैंडिंग थ्रू इंटरसेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट, हु सेड दिस। ये किसने कहा कि इस तरह से बच्चे जो हैं वो अपनी समझ का विकास कर लेते हैं। ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है गिलफोर्ड, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन डी है बर्ट। तो यहाँ पर जो है ये जो डेफिनेशन है ये जो दी गई है ये कहा गया है आपके पास पियाजे के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है व्हेन ए चाइल्ड आस्क एंडलेस क्वेश्चन फ्रॉम हिज पेरेंट्स टीचर्स व्हाट इंस्टिंक्ट डज इट शो। जब बच्चा अपने माता पिता अथवा अध्यापकों से अनंत प्रश्न पूछता है वो किस प्रवृत्ति का घोतक है। यानी जब बच्चा बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है तो वो किस चीज का साइन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है काम की प्रवृत्ति, ऑप्शन बी है जिज्ञासा, ऑप्शन सी है संग्रह, ऑप्शन डी है आत्म प्रकाशन यानी सेल्फ असर्शन। तो आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये किस तरफ संकेत करता है, बच्चे की क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा की ओर संकेत करता है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 व्हाई इज नॉलेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एसेंशियल फॉर ए टीचर। बालक के विकास और अभिवृद्धि का ज्ञान एक अध्यापक के लिए क्यों अनिवार्य है। ऑप्शन ए है अधिगम स्थितियों के प्रबंधन के लिए, ऑप्शन बी है अनुदेश कार्यक्रम के सुनियोजन के लिए, ऑप्शन सी है बालकों के उचित मार्गदर्शन के लिए, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। यानी कि बच्चे का विकास किस तरह से हो रहा है, उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है, इन सब चीज़ों का जो नॉलेज है वो अध्यापक को होना चाहिए। अध्यापक को जो है इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, लेकिन ये क्यों होना चाहिए, क्यों ज़रूरी है इन सब चीज़ों का नॉलेज। तो यहाँ पर जो है ये तीनों जो फर्स्ट के 3 ऑप्शन है वो सारे आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। किस किस चीज़ के लिए, टू अरेंज द लर्निंग सिचुएशन, टू प्लान द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, टू रेंडर प्रॉपर गाइडेंस टू द टीचर। ठीक है, मतलब बालकों को उचित मार्गदर्शन करने के लिए। आई थिंक यहाँ पे कुछ और वर्ड होगा, आप हिंदी में देख लीजिए, बालकों के उचित मार्गदर्शन के लिए। तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सी इनमें से जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है।
ऑप्शन ए है ग्रोथ इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है, वो एक तरह से पार्ट है डेवलपमेंट का, यानी विकास का। ये तो सही बात है। ऑप्शन बी है द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्टडी एंड यूनिफॉर्म। ऑप्शन सी है डेवलपमेंट फॉलो कॉन्टिन्यूटी। ऑप्शन डी है ईच चाइल्ड ग्रो एट हिज ओन यूनिक रेट, यानी हर एक बच्चा जो है वो अपने तरीके से ग्रो करता है। अपने तरीके का मतलब है कि कई जो बच्चे होते हैं उनमें विकास स्लो होता है, ठीक है, कईयों में क्या होता है, फास्ट होता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि कौन सी करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट, तो आप देख रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज स्टडी एंड यूनिफॉर्म। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका मतलब उसके जो बढ़ने का रेट है वो क्या है, वो स्टडी एंड यूनिफॉर्म यहाँ पे बोला गया है, जो कि करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इमोशनल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से भावात्मक विकास से कौन सा कथन संबंधित है। ऑप्शन ए है द बॉय इंक्रीज इन साइज, वेट एंड हाइट। ऑप्शन बी है डेवलपमेंट इन लॉजिकल थिंकिंग एंड अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ऑप्शन सी है पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड सोशल बिहेवियर। ऑप्शन डी है रेस्टलेस, अनईजनेस एंड टचनेस। तो यहाँ पर जो है किससे संबंधित पूछा गया है, भावनात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट से कौन सा यहाँ से जो एक ऑप्शन है वो संबंधित है। तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो रिलेट करता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट से, यानी रेस्टलेस, चिड़चिड़ापन होना, अनईजनेस एंड टचनेस। तो ये आपका हो गया इमोशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू, जो भाषा का विकास है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्रोथ से, ऑप्शन बी है डेवलपमेंट से, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी से, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज से। ठीक है, तो यहाँ जो बोर्ड के द्वारा जो आंसर उठाया गया है वो है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारे पास लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो रिलेट करती है यहाँ पे ग्रोथ के साथ, यानी वृद्धि के साथ। तो जो बोर्ड के द्वारा आंसर उठाया गया था वो था ऑप्शन नंबर ए, यानी ग्रोथ यानी कि वृद्धि। वैसे हम देखा जाए तो जो लैंग्वेज है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों से रिलेट करती है, दोनों से संबंधित होती है, लेकिन यहाँ पे जो आंसर है वो लिया गया है ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्रोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन स्ट्रॉम एंड स्ट्रिफ, हु सेड दिस। जो किशोर अवस्था होती है वो तनाव, खिंचाव, तूफान और विवाद का काल होता है, ये किसके द्वारा कहा गया था। ऑप्शन ए है आपके पास स्टैनली हॉल, ऑप्शन बी है पियाजे, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ये जो स्टेटमेंट थी ये दी गई थी स्टैनली हॉल के द्वारा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू पियाजे इज कॉल्ड द इंटरेक्शन ऑफ एक्सपीरियंस विद द आइडिया। अकॉर्डिंग टू पियाजे के अनुसार जब आपकी जो एक्सपीरियंस है वो आपके आइडियाज से मिलते हैं, जो आपने पहले एक्सपीरियंस किया होता है, जो आपके अनुभव होते हैं, जब आपके आइडियाज के साथ मिलते हैं, जो आपके विचार होते हैं उनके साथ मिलते हैं, तो इस स्टेट को क्या कहा जाता है। अडेप्टेशन, ऑप्शन बी है असिमिलेशन, ऑप्शन डी है अकोमोडेशन, ऑप्शन डी है क्लासिफिकेशन। तो इस अवस्था को कहा जाता है असिमिलेशन, यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, असिमिलेशन। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द थर्ड लेवल ऑफ 6 डेवलपमेंट स्टेज ऑफ इथिकल बिहेवियर अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग। जो कोहलबर्ग ने आपके पास मॉरल डेवलपमेंट या जो आपके पास एक थ्योरी थी उसके अनुसार यहाँ पे पूछा गया है कि व्यवहार की 6 अवस्थाओं में से जो उन्होंने 6 अवस्थाएं दी थी, तीसरे स्तर की जो थर्ड लेवल की अवस्था थी आपके पास, उसकी अंतिम अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है आत्मरुचि अनुष्ठान, ऑप्शन बी है आपसी मिलन तथा अनुरूपता एवं आज्ञा का पालन, ऑप्शन सी है प्रभुत्व एवं सामाजिक व्यवस्था के अनुरक्षण का अनुष्ठान, ऑप्शन डी है सार्वभौमिक आचार सिद्धांत।
तो जो लास्ट आपके पास अवस्था है वो है आपके पास सार्वभौमिक आचार सिद्धांत, यानी आपके पास जो है क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट द एम ऑफ एक्टिव लर्निंग, कौन सा सक्रिय अधिगम का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है प्रश्नों के उत्तर जबानी याद करना, ऑप्शन बी है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, ऑप्शन सी है कौशल विकास, ऑप्शन डी है ज्ञान का सृजन तथा प्रयोग। तो देखिए, जो एक्टिव लर्निंग होती है उसमें बच्चा खुद एक्टिव रहता है, ठीक है, वो अपने ज्ञान का सृजन करता है, वो एक्टिविटी करता है, ठीक है, उसकी सक्रिय भागीदारी होती है। तो यहाँ पे बी सी डी जो ऑप्शन है वो सभी एक्टिव लर्निंग के की ओर संकेत करते हैं, जबकि प्रश्नों के उत्तर जबानी याद करना यानी रट्टा मारना ये क्या है, एम नहीं होता है एक्टिव लर्निंग का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 का क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दैट इट इज प्रश्नों के उत्तर जबानी याद करना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू जेपी गिलफर्ड माइंड इज कंपोज्ड ऑफ विच डायमेंशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार जो आपके पास मन बौद्धिक योग्यता के किन आयामों से बना है, जो आपका मन है वो जो आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो किन आयामों से बनी हुई है, कौन से डायमेंशन इसमें यूज हुए हैं। तो जब हमने जेपी गिलफोर्ड की जो थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें हमने 3 आयामों की जो थी वो बात की थी। ऑप्शन ए है यहाँ पे ऑपरेशन यानी सक्रियाएं, ऑप्शन बी है मटेरियल यानी विषय वस्तु, ऑप्शन सी है प्रोडक्ट यानी उत्पाद, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जब हमने थ्योरी पढ़ी थी तो हमने इन तीनों जो हमारे पास डायमेंशन थे उनकी बात की थी, यानी कि ऑपरेशन, मटेरियल और प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। उसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है, हु फर्स्ट यूज द टर्म IQ, सबसे पहले बुद्धिलब्धता पद का प्रयोग किसने किया। ऑप्शन ए है जॉनसन एंड स्टेम, ऑप्शन बी है विलियम स्टर्न, ऑप्शन सी है प्रोफेसर थॉमसन, ऑप्शन डी है मिस्टर वुंट। तो आपको पता है कि जो IQ है, जो आपके पास बुद्धिलब्धता है, उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, वो किया था विलियम स्टर्न ने। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 18 का जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, दैट इज विलियम स्टर्न। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, इन अ चाइल्ड हुज मेंटल एज इज 12 ईयर गेट 75 मार्क्स, ठीक है, व्हाट विल बी हिज क्रोनोलॉजिकल एज, यदि बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष है बुद्धिलब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, तो उसकी वास्तविक आयु क्या होगी, यानी क्रोनोलॉजिकल एज क्या होगी। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास कि आप किस तरह से जो है वो इसको निकाल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है MA यानी कि मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करके जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे उसको कितने मार्क्स आए हैं, यहाँ पे उसको आए हैं 75, उसकी जो मेंटल एज है वो कितनी है 12 ईयर, क्रोनोलॉजिकल एज हमें फाइंड आउट करनी है, इंटू 100 हम वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो जब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो 12/75 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 से इसको कट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, 4 4 जा 16। तो यानी कि क्रोनोलॉजिकल जो एज हुई यहाँ पे हुई 16 ईयर, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट, डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है आज का, E.L. थॉर्नडाइक हैज क्लासिफाइड इंटेलिजेंस इनटू, जो E.L. थॉर्नडाइक थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे E.L. थॉर्नडाइक, उन्हें बुद्धि का जो वर्गीकरण किया है वो मतलब कितने पार्ट में उन्होंने जो है वो बुद्धि को यानी जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उसको डिवाइड किया है। ऑप्शन ए है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में,
ऑप्शन बी है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस में यानी मूर्त बुद्धि में, ऑप्शन सी है सोशल इंटेलिजेंस में यानी सामाजिक बुद्धि में, या ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव यानी कि इन सभी बुद्धि में जो ऊपर दी हुई हैं। तो E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा आपको पता है जब इंटेलिजेंस को डिवाइड किया गया तो आपके पास ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट भी आएगी, कॉन्क्रीट भी आएगी और सोशल भी आएगी। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 20 का जो है ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो ये तो थे हमारे साइकोलॉजी के टॉप 20 MCQ क्वेश्चन जो यहाँ पे हमने सॉल्व किए और देखा कि किस किस तरह से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो है हम नेक्स्ट वीडियो में और जो है वो 20 क्वेश्चन लेके आएंगे, जिससे आपकी एक तरह से क्वेश्चन के प्रति एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। आपको पता लगेगा कि किस तरह से जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर पूछता है। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।